हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 63rd बीपीएससी के इकोनॉमी के क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज़। इंडिया में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में जो समस्याएं होती हैं उनमें से एक समस्या इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है हमारा नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, इंग्लिश में नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही कह सकते हैं, हिंदी में से कहते हैं असंगठित क्षेत्र। ओके, देखो किसी भी अर्थव्यवस्था को हम लोग चाहें तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर संगठित क्षेत्र, दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का अर्थ ये हुआ या ऑर्गेनाइज सेक्टर का अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जो भी यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उसकी जानकारी सरकार के पास होती है, उसकी डेटा सरकार के पास होती है। यहाँ जो भी कंपनीज काम कर रही होती हैं, ट्रस्ट काम कर रही होती, सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव्स, जो कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा होता है, ये सारे एंटिटीज़ गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, तो गवर्नमेंट के पास इनका डेटा होता है। ओके, तो ये अर्थव्यवस्था में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसका डेटा जब सरकार के पास होता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, ये गवर्नमेंट के साथ इनकी एक्टिविटी रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो यहाँ से डेटा गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता। कहाँ से? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो जब डेटा नहीं मिल पाता तो फिर ये नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो हमारे पास होता नहीं, सरकार के पास होता नहीं। तो यहाँ काफ़ी मुश्किलातें हो जाती हैं राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ओके, चलो, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनको छोड़ दिया जाता है राष्ट्रीय आय में? तो छोड़ा नहीं जाता है, एक यहाँ भी एस्टिमेशन होता है लगभग, ओके, कि इनका कंट्रीब्यूशन लगभग कितना है, तो गेस वर्क जैसा यहाँ पर भी किया जाता है। ओके, इनके कंट्रीब्यूशंस को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, लगभग मालूम करने के लिए यहाँ भी गेस वर्क होता है। ओके, चलिए, नेशनल इनकम जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके पीछे कारण क्या क्या है? एक तो डेटा, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। इन सब के अलावा ये भी खास बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नॉन मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉन मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शंस का अर्थ क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम। ओके, क्या? बार्टर सिस्टम, यानी यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो सामान से सामान के बदले में हो गया। यानी किसी किसान ने अगर धान उपजाया, किसी दूसरे किसान ने गेहूँ उपजाया, ओके, तो इसने कहा कि भाई तुम थोड़ा धान ले लो, तुम हमको गेहूँ दे दो। ओके, तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर बीच में करेंसी नहीं आई। ओके, इसने गेहूँ बेचा तो पैसा नहीं लिया, इसने धान बेचा तो इसने भी पैसा नहीं लिया। ओके, यहाँ पे सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह के एक्सचेंज को हम लोग नॉन मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शंस, जिसमें मनी का यूज नहीं किया गया, जिसमें करेंसी का यूज नहीं किया गया, वो भी कहते हैं। तो हमारे देश में ऐसे नॉन मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शंस का भी प्रीवैलेंस है, ये भी बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो इसका भी डेटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके अलावा इलिटरेसी है, अशिक्षा है, असाक्षरता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो अशिक्षित हैं, असाक्षर तक हैं, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की, आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा, अकाउंट अपने पास नहीं रख पाते, जिसके कारण फिर से सरकार को डेटा नहीं मिल पाता कि उन लोगों ने कितना राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूट किया, वो मालूम नहीं चल पाता। लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ओके, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो एक साथ 4-5 काम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत खेती कर लिए, थोड़े बहुत चले गए मजदूरी कर लिए, थोड़ा बहुत किसी की दुकान में काम कर लिए, कहीं साफ़ सफाई के काम कर दिए, तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो उनकी आय किस सेक्टर से आई है? क्योंकि राष्ट्रीय आय का जब भी गणना होता है तो कई बार सेक्टर वाइज होता है, तो उनकी आय किस सेक्टर से आई हो ये मालूम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की कमी के कारण किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं हैं वो लोग, तो इस कारण से भी प्रॉब्लम होती है डेटा को इकट्ठा करने में। ऐसे इसके और भी मीनिंग है, वो मैं फिर कभी आपको डीपली समझाऊंगा। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, सरकार के पास एक एडिक्वेट, एक सही तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा,
एक सांख्यिकीय जो डेटा होता है वो सरकार के पास नहीं पहुंच पाता, और इन सब कारणों से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं यहाँ समझा देता हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर डेटा को अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि किसी कंपनी के पास कितनी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब कि उस कंपनी के पास रॉ मटेरियल कितने हैं जिनसे वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, या कितने प्रोडक्ट बने हुए हैं जो उसके गोडाउन्स में रखे हुए हैं। ओके, फाइनल प्रोडक्ट की भी इन्वेंट्री कितनी है। अब इस इन्वेंट्री में टाइम पे कुछ कुछ चेंज भी होता है, तो इन्वेंट्रीज का चेंज कितना हो रहा है। ओके, तो इससे रिलेटेड डेटा भी सरकार के पास जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। इसके अलावा डिप्रिसिएशन, ह्रास, जो भी मशीनें इस्तेमाल किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, उन मशीनों का ह्रास होता है, इसको भी राष्ट्रीय आय में से घटाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस डिप्रिसिएशन का, इस ह्रास का डेटा भी जो है सरकार के पास सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में। इन सब के अलावा अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, कई बार क्या होता है कि राष्ट्रीय आय गणना करते वक्त डबल काउंटिंग हो जाती है। जैसे एक साधारण से एग्जांपल लो कि मान लो कि अब गन्ने से चीनी बना। ओके, गन्ने से चीनी बना, तो अब चीनी का वैल्यू टोटल कैलकुलेट कर लिया गया, चीनी फैक्ट्री से कितना चीनी निकला। ठीक है, अब इस चीनी का इस्तेमाल हो गया मान लेते हैं बिस्किट में। अब बिस्किट का भी टोटल वैल्यू कैलकुलेट किया गया, तो इसमें चीनी फैक्ट्री से जो चीनी निकला था, मान लो यहाँ से 100 रुपये का चीनी निकला, अब यहाँ पे जो है 100 रुपये की चीनी से 500 का बिस्किट मिला, तो ये 100 रुपये इस 100 रुपये में क्या है तो एडेड है पहले से। अब टोटल अगर हम लोग जोड़ने लगे इसको राष्ट्रीय आय के रूप में लगेगा 600 रुपया है, तो 600 रुपये राष्ट्रीय आय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल काउंटिंग हो रही है, चीनी यहाँ भी है, चीनी इस बिस्किट में भी है, तो डबल काउंटिंग को भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ राष्ट्रीय आय रियल में ही 500 रुपये ही है, क्योंकि इस 500 रुपये में 100 रुपये ही जुटा हुआ। तो ये सभी समस्याएं होती हैं राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में, की गणना करने में। इन सब के अलावा रूरल एरिया, यहाँ तक कि अर्बन एरिया में भी कितना लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, ओके, इसका भी डेटा सरकार के पास सही ढंग से नहीं पहुँच पाता। तो जब सवाल आया है कि इनमें से कौन सी समस्या है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में, तो जो भी समस्याएं हो सकती है मैंने उन सारी समस्याओं को बहुत शॉर्ट में यहाँ पर आपको समझा दिया है। ओके, इसके अलावा इस पर कभी डीप भी चर्चा की जाएगी थोड़ा और इसको विस्तार से समझाते हुए। तत्काल आप इतना इसको समझें, और नेशनल इनकम जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लें कि इस टॉपिक से हमने देखा 65वीं में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, 64वीं में भी क्वेश्चन पूछा, और ये 63वीं 64th, 65th एंड 63rd तीनों ही बीपीएससी एग्जाम में लगभग नेशनल इनकम का जो ये चैप्टर है इससे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। सो ये रिवाइज करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, द अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रीफिनांस इन इंडिया। एग्रीकल्चर रीफिनांस क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, फिर भी समझा देता हूँ कि रीफिनांस का अर्थ हुआ कि एक होता है, पहले समझते हैं डायरेक्ट फिनांस। जैसे आप गए बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक ने आपको लोन दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट फिनांस। ठीक है, लेकिन अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, उस बैंक ने क्या किया, पहले नाबार्ड से पैसा मांगा और नाबार्ड ने बैंक को पैसा दिया, और फिर बैंक ने आपको, मान लेते हैं आप एक फार्मर हो, क्योंकि नाबार्ड जनरली जो कर्ज देती है उस कर्ज का इस्तेमाल बैंक को रूरल सेक्टर में करना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप एक फार्मर हो, तो आपने बैंक से पैसा मांगा, बैंक के पास पैसा नहीं, तो बैंक ने नाबार्ड से पैसा मांगा, और फिर नाबार्ड ने बैंक को पैसा दिया, फिर बैंक ने वो पैसा आपको यानी फार्मर को दे दिया। तो फार्मर को नाबार्ड ने डायरेक्ट फिनांस नहीं किया, फार्मर को नाबार्ड ने रीफिनांस किया। ठीक है, तो रीफिनांस का अर्थ होता है कि जो फिनांस करने वाली एजेंसी है यानी कि बैंक, उसको फिनांस करना। ठीक है, जो फिनांस करने वाली एजेंसी है उसको फिनांस करना ही रीफिनांस होता है। तो एग्रीकल्चर रीफिनांस का काम करने वाली जो एपेक्स बैंक है, टॉप बैंक है, वो कौन है, नाबार्ड।
ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टॉप बैंक है जो रीफिनांस करती हैं वो कौन है? नाबार्ड। ओके, चलिए, तो नाबार्ड एक रीफिनांस एजेंसी है जो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में रीफिनांस करती है, फार्मिंग सेक्टर में रीफिनांस करती है। रीफिनांस का अर्थ हुआ कि जो लोग डायरेक्टली फिनांस कर रहे हैं उनको फिनांस करना, जैसे कि आरआरबी को या किसी दूसरे कमर्शियल बैंक को जो रूरल सेक्टर में लोन दे रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग एंड फिनांस के टॉपिक से लिया गया है। इस टॉपिक से हमने देखा काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, 65th में, 64th में भी और 63rd में भी। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 14th फिनांस कमीशन के हिसाब से द परसेंटेज शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द प्रोसीड्स ऑफ द शेयर्ड सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू शुड बी। 14वीं जो वित्त आयोग थी उसके हिसाब से जो सेंट्रल का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो केंद्र सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है, उसमें स्टेट का कितना शेयर बनना चाहिए। ओके, ये सवाल यहाँ पूछा जा रहा है। तो 14वीं के हिसाब से ये 42%। 14वीं जो वित्त आयोग थी, जो 14th फिनांस कमीशन ने क्या किया, एक बार में ही 10% इंक्रीज कर दिया राज्यों के शेयर में। पहले राज्यों को 32% टैक्स मिलता था सेंट्रल के टैक्स पूल में से, उसको हम लोग कई बार डिविजिबल पूल भी कहते हैं। तो डिविजिबल पूल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक टैक्स के अपने हर टैक्स को शेयर नहीं करती, उसमें से जो टैक्स उसको शेयर करना होता है उस टैक्स को डिविजिबल पूल कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होता है स्टेट्स में। ओके, इसलिए नाम क्या पड़ गया? डिविजिबल पूल। ओके, पूल मतलब ढेर। तो जिस पैसे के ढेर में से या जिस तरह के पैसे में से डिवाइड करना होता है उसे हम डिविजिबल पूल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस डिविजिबल पूल का पहले 32% स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला करता था, स्टेट्स को मिला करता था। 14वीं फिनांस कमीशन ने उसको 42% कर दिया। तो एक ही बार में 10% इंक्रीज़ हुआ, तो एक रिकॉर्ड इंक्रीज़ थी। ठीक है, 15वीं फिनांस कमीशन का भी 1 साल का रिपोर्ट आ चुका, तो उनके हिसाब से ये 41% अब हो चुका है। ओके, 42 से 41% उन्होंने रिकमेंड किया है। इसके पीछे कारण क्या है कि JNK जो पहले एक स्टेट था अब वो UT हो गई। तो JNK को लगभग 1% जाता था, ऐसे उससे कम जाता था, लेकिन लगभग 1% JNK के लिए कम कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब ये UT हो गई, तब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। तो JNK का जो पैसा जो लगभग 1% हुआ करता था, ऐसे मैंने कहा कि 1% से कम हुआ करता था, लेकिन वो पैसा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब JNK पे खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली करना है। तो JNK का जो हिस्सा था वो कम कर दिया गया, तो ये 41% 15th फिनांस कमीशन के हिसाब से हो गया। ओके, चलो, इसमें एक और चीज़ मैंने समझा दिया है कि वर्टिकल डिवॉल्यूशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन क्या होता है। डिवॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा का जाना। ओके, तो 41% जो हमारा ये हुआ, ये डिवॉल्व हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब इसे ऐसे समझो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने सारे स्टेट्स को क्या किया, तो बांट दिया पैसा 42% या 41% लेके चलते, 41%। अब क्या ये 41% स्टेट्स को इक्वल बटेगा? नहीं, ये स्टेट्स को बटता है कुछ खास क्राइटेरिया के बेस पे। अब ये कुछ खास क्राइटेरिया की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा, ये बहुत लंबा समय ले लेगा। बस ये ध्यान रखना है, कुछ खास क्राइटेरिया के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के बीच में इस पैसे को बांटती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 41% स्टेट को दे दिया, लेकिन स्टेट्स के आपस में जो बांटना है, तो ये आपस में मान लो कि स्टेट A है, स्टेट B है, स्टेट C है, स्टेट D है, E है, ऐसे ही सारे स्टेट्स को बांटना है। तो ये जो बंटवारा है ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन है। और ये जो सेंटर से 41% नीचे की ओर आया, ये क्या हुआ? वर्टिकल डिवॉल्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 41% स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया, ये हो गया हमारा वर्टिकल डिवॉल्यूशन। फिर स्टेट्स का आपस में बांटना, ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन कुछ क्राइटेरिया के बेस पे होता है। ठीक है, इस क्राइटेरिया की चर्चा हम लोग फिर कभी कर लेंगे, आपने पढ़ा हो तो रिवाइज कर लेना। और ये जो टॉपिक है फिर से पब्लिक फिनांस में ही आता है।
पब्लिक फिनांस में हमें पढ़ना होता है कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टैक्स होते हैं जो लगते हैं, इन टैक्सेस का डिवोल्यूशन जो फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे बहुत हद तक होता है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब हम पब्लिक फिनांस में पढ़ते हैं। ऐसे पब्लिक फिनांस में और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पब्लिक फिनांस के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा हो रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन बहुत ही फेमस इंडियन, आप इनको फिलोसोफर भी कह सकते हो, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कह सकते हो, ओके, और इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो इनका जो है कौन सा अप्रोच इन चार में से प्रोफेसर अमर्त्य सेन से बिलोंग करता है या उनसे संबंधित है, ओके, इनमें से कौन सा अप्रोच। तो इनका एक बड़ा ही फेमस अप्रोच है, वो है कैपेबिलिटी अप्रोच, ओके। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और मार्था नुशबाम, ओके, एक और पॉलिटिकल फिलोसोफर इनके साथ थी, मार्था नुशबाम। इन्हीं दोनों ने मिलकर 1980s में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच दुनिया को दी थी, जहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते वक्त ध्यान रखना होता है इस अप्रोच का। तो ये अप्रोच जो है कैपेबिलिटी अप्रोच है। क्या है इस अप्रोच को थोड़ा बहुत समझते हैं, ज़्यादा डीप इस चीज़ में नहीं जाएंगे हम लोग, तो देखते हैं इसको। तो अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो बेसिकली क्या है कि ये लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो देखिए वो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जैसे जैसे लोगों की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट आएगी। लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ने पर फोकस है इनका फोकस कहाँ है कि लोगों की कैपेबिलिटी बढ़े। तो लोगों की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति अपने लाइफ को खुद से लीड करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए। उसके जीवन में जितनी तरह की संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं को टटोलने का, उन संभावनाओं पे काम करने का उसके पास शक्ति होना चाहिए, उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यही है कैपेबिलिटी अप्रोच। और यहाँ पर कोशिश करना चाहिए स्टेट को कि लोगों की कैपेबिलिटी को इन्हांस करने का कोशिश करें। लोगों की कैपेबिलिटी को पहले जांचे परखे क्या है, फिर उसको इन्हांस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो कोर फोकस है वो ये है कि इंडिविजुअल इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल इज़ एबल टू डू। एक इंडिविजुअल क्या कर पाने लायक है, कैपेबल ऑफ डूइंग, क्या कर पाने लायक है। तो यही कैपेबल से क्या बन गया, ये कैपेबिलिटी अप्रोच बन गया, ओके। तो हर इंसान के पास कैपेबिलिटी होती है उसके एक रीजनेबल लाइफ को लीड करने की, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारे कारणों के कारण, जैसे सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी के कारण ही इंसान अपने अंदर की संभावनाओं को तलाश नहीं पाता है। सबसे बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा एक तरह का कह दो कि रुकावट है, एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जो इंसान को अपंग बना देता है और वो अपनी संभावनाओं को तलाश नहीं पाता। तो पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा कारण है जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस कैपेबिलिटी अप्रोच में इसकी चर्चा करते हैं। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल मॉडल या अप्रोचेज आए दुनिया में। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत देखो तो कैपिटलिज्म सबसे पहले आया। कैपिटलिज्म के बाद से सोशलिज्म जो है 19th सेंचुरी में रहा, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली। 20th सेंचुरी में भी सोशलिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा। 20th सेंचुरी के लास्ट में 1990s में देखा गया कि सोशलिज्म का जो ग्राफ था थोड़ा वो गिरना शुरू हुआ, खासकर यूएसएसआर के बंटवारे के बाद। ऐसा कहा गया कि नहीं, कैपिटलिज्म की जीत हुई, लिबरलिज्म की जीत हुई, वगैरह वगैरह। अभी सब पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ दो, धीरे धीरे लोगों का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। सोशलिज्म क्या कहता है कि नहीं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सब में एक समान रूप से समाज के अंदर बंटवारा करो, सब धीरे धीरे सारे काम हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सोशलिज्म में, ठीक है। वैसे ही कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये कहता है कि नहीं, हर एक इंसान की कैपेबिलिटी को डेवलप करने में फोकस करना है तो जाके डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के डिफरेंट मॉडल्स हैं। उन्हीं मॉडल्स में टाइम टाइम पे कुछ ब्रिलियंट पॉलिटिकल फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट वगैरह आते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज करते रहते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर या कुछ ना कुछ समाज की हालत को देखकर। तो वैसे एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने ये कैपेबिलिटी अप्रोच दिया, ओके।
और एक और बहुत ख़ास बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP जारी करती हैं, तो कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी प्रेरणा इनकी कैपेबिलिटी अप्रोच से ही मिली हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट करते हैं, फिर हेल्थ और एजुकेशन में कितना दूर तक वो इंसान पहुंच पाया, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एजुकेशन अटेनमेंट कैसा है, ये सब चीज़ भी देखा जाता है HDI में। तो हमारा HDI भी बहुत हद तक प्रभावित है किसी से, कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अब ये मैं कहूँ कि किस टॉपिक से लिया गया है, तो इसका कोई विशेष कोई टॉपिक नहीं है। ओके, ये आपको थोड़ा बहुत तो दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट के मॉडल्स अभी तक आए हैं, तो वो सब के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, ओके, या आप न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स वगैरह ध्यान से पढ़ते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, क्योंकि प्रोफेसर अमर्त्य सेन की चर्चा न्यूज़पेपर्स वगैरह या मैगजीन्स वगैरह में अक्सर होती रहती है, खासकर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट FDI इक्विटी फ्लो? हाईएस्ट FDI इक्विटी फ्लो को कौन सा सेक्टर अट्रैक्ट करता है? तो देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि FDI होता क्या है। ओके, तो FDI एक तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक तरह का क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन का कोई व्यक्ति आकर इंडिया में चाहे किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये उस देश के लिए, जिस देश में इन्वेस्ट हुआ, जो टारगेट कंट्री है, उसके लिए FDI कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस क्या होता है कि वो जो फॉरेन का जो व्यक्ति है, वो या तो टारगेट कंट्री में किसी कंपनी को खरीदता है, या टारगेट कंट्री में अपनी ऑलरेडी जो उनकी कंपनी चल रही है उस कंपनी का विस्तार करता है, उस कंपनी को एक्सपांड करता है। ठीक है, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा उसके शेयर खरीद लेता है। तो 3 कंडीशन मैंने बताया FDI होने के। पहली बात कि कोई बाहरी आदमी आकर इंडिया किसी कंपनी को खरीद ले, तो वो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में वो FDI कहलाएगा। या कोई बाहरी कंपनी इंडिया में भी अपना विस्तार कर दे, इंडिया में भी अपना एक ब्रांच खोल दे, सब्सिडरी खोल दे, तो वो भी क्या कहलाएगा, FDI ही कहलाएगा। या कोई बाहरी कंपनी या बाहरी आदमी आकर इंडिया की किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा स्टॉक खरीद ले, तो वो भी क्या कहलाएगा, FDI कहलाएगा। ध्यान रखना, 10% से कम स्टॉक खरीदने पे वो FDI नहीं कहलाएगा, वो FPI के ही श्रेणी में रह जाएगा। FPI के बारे में हम कभी फिर से चर्चा करेंगे, यहाँ तत्काल बस FDI को समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि FDI में ओनरशिप का सेंस होता है। क्या सेंस होता है, ओनरशिप का। जैसे कंपनी ही खरीद लिया तो ओनर बाहर का आदमी हो गया, बाहर की कंपनी इंडिया में आकर अपनी एक्सपांसन की तो उसकी ही ओनरशिप होगी। 10% से ज़्यादा स्टॉक खरीदी तो ओनरशिप में हिस्सा हुआ। तो FDI तभी होता है लगभग जब बाहर की एंटिटी इंडिया में किसी कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल कंट्रोल का सेंस वहाँ पे आए। ओके, वहाँ पे ओनरशिप का सेंस आए, यानी उसने यहाँ पर जो कंपनी खोली है, जो कंपनी खरीदी है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी का फेलियर, उस कंपनी के सक्सेस दोनों कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी होगी। तो जब किसी कंपनी का फेलियर, सक्सेस किसी की जिम्मेदारी होती है, तो उस व्यक्ति का यहाँ की कंपनी में एक परमानेंट मैनेजमेंट इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक परमानेंट मैनेजमेंट इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अब कोई जॉइंट वेंचर खुला, एक विदेशी कंपनी मारुति सुजुकी ले लेते हैं। ओके, तो सुजुकी क्या है, जापानी कंपनी, ये इंडिया कंपनी, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया यहाँ पे। तो सुजुकी ने भी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होगा, तो ये क्या होगा, ये FDI कहलाएगा। तो क्या सुजुकी ने केवल यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया? नहीं, वो यहाँ की मैनेजमेंट में भी हिस्सा ली, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी किया, एक्सपर्टीज़ भी ट्रांसफ़र किया। तो FDI के साथ साथ केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं आता, FDI के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है देश के अंदर। एक्सपर्टीज़, फॉरेन एक्सपर्टीज़, फॉरेन जो लोग, जितने एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी जो जानकारियाँ हैं वो भी इस देश के अंदर आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि FDI जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, क्रिटिकल ड्राइवर है। ओके, FDI के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल रिसोर्स है
जो नॉन डेप्ट नेचर का है, यानी कि हम पे कर्ज की तरह नहीं होता। कौन? एफडीआई। अगर घाटा हुआ तो जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में उसका घाटा हुआ, ये देश के ऊपर एक कर्ज की तरह ये नहीं रहता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नॉन डेप्ट फिनेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, देखो एफपीआई में क्या होता है कि एफपीआई में बाहर की बस कंपनी आती है, यहाँ की कंपनी में कुछ % इन्वेस्ट कर देती है, फिर जैसे ही यहाँ की कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ता है वो बेच देती है, पैसा कमा लेती है, चली जाती है। तो उसका इंटरेस्ट बस यहाँ पर पैसे कमाने पर है कि उसने यहाँ पर शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया, जैसे वैल्यू बढ़ा फिर बेच दिया, तो वो बस ट्रेडिंग करने आती है। तो 10% से कम स्टॉक अगर किसी ने खरीदा है तो ऐसा माना जाता है कि उसका इंटरेस्ट केवल ट्रेडिंग करना है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे उस कंपनी को चलाना नहीं है, उस कंपनी के फ़ायदे घाटे में हिस्सा लेना नहीं है, उस कंपनी में को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करना है, उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी, अपना ओनरशिप नहीं दिखाना है। बस कंपनी घाटे में जाएगी तो भी बेच के निकल लेंगे वो कि हटाओ यहाँ से पैसा, फ़ायदे में जाएगी देखेंगे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो भी बेच के निकल लेंगे। तो एफपीआई जो है वो अलग नेचर का होता है, एफडीआई जो है अलग नेचर का होता है। ओके, तो इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ जो है नेशन का उसको कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एफडीआई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बढ़ाने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारा ट्रेड बैलेंस, जैसे कि हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो हमें उनको डॉलर में पे करना होता है, तो हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए। ओके, हमारे पास एक्स्ट्रा डॉलर होने चाहिए ताकि हम उनको पे कर पाएँ। तो एक्स्ट्रा डॉलर्स को बढ़ाने में भी हेल्प करता है कौन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन सब के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारे रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये सब कारण हैं, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि एफडीआई हमारे पास आए। ओके, तो मैंने आपको एफडीआई के बारे में बहुत कुछ समझा दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर इंडिया का सबसे तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है। ये 60% जीडीपी का लगभग ये कंट्रीब्यूट करता है। तो सर्विस सेक्टर ने 18-19 में स्पेसिफिकली, ये जो क्वेश्चन 18-19 पता नहीं लिखा हुआ है, 18-19 का ही क्वेश्चन है ये। तो 18-19 में सर्विस सेक्टर ने जो है वो सबसे ज़्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया था। ओके, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक से हैं। इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह या हमारा जो फॉरेन ट्रेड वगैरह होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ओके, तो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इसको थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी हम रिलेट कर ही सकते हैं, क्योंकि 2018-19 में सर्विस सेक्टर में जो एफडीआई सबसे ज़्यादा आया था उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा है वो। ओके, क्योंकि उसी न्यूज़ से उठाया गया क्वेश्चन है ये। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई? इनमें से कौन जो है आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं? तो ये अभी जैसे शशिकांत दास हैं, तो अभी बस आपको उनका नाम याद रखना है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। आरबीआई गवर्नर कौन है, एडा के गवर्नर कौन है, तो चेयरमैन कौन है, सेबी के चेयरमैन कौन है, ये सब आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज? इंडिया में मार्जिनल लैंड होल्डिंग की साइज क्या है? मार्जिनल मतलब क्या हो? सीमांत लैंड होल्डिंग की साइज क्या है इंडिया में? देखो, इंडिया में मार्जिनल लैंड होल्डिंग की साइज होती है 0 से 1 हेक्टेयर, तो अपना ये आंसर होगा बी नंबर। ओके, इसी तरह से स्मॉल लैंड होल्डिंग की साइज होती है 1 to 2 हेक्टेयर। एक सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग भी होती है, उसकी साइज होती है 2 to 4 हेक्टेयर। मीडियम लैंड होल्डिंग की साइज होती है 4 to 10 हेक्टेयर। लार्ज लैंड होल्डिंग, विशाल लैंड होल्डिंग की साइज होती है मोर देन 10 हेक्टेयर। यानी कि अगर किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से कम है ज़मीन, तो उसका जो लैंड होल्डिंग का साइज होगा वो मार्जिनल कहलाएगा, सीमांत कहलाएगा, वो सीमांत किसान कहलाएंगे। उनके पास बहुत कम ही ज़मीन है। वैसे ही जिस किसान के पास इतना ही ज़मीन होगी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, वो छोटा किसान कहलाएगा, स्मॉल फार्मर कहलाएगा। तो इंडिया के साथ दुर्भाग्य क्या है कि इंडिया का 86% जो लैंड होल्डिंग है वो या तो मार्जिनल है या तो स्मॉल है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ठीक है, इस 86% में लगभग 65% से ज़्यादा मार्जिनल ही हैं।
अब सोचो किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है या 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसका विकास काफ़ी ढंग से हो सकता है या वो आगे भी बढ़ सकता है। उसको कभी इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होता है, इस चीज़ का वो मज़ा उसको कभी लाइफ में नहीं मिल सकता है। तो ये लगभग जो है ये बहुत ही बुरी हालत है। ठीक है, इंडिया में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो लगभग 1 हेक्टेयर के पास है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो इतनी बड़ी आबादी है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ये आबादी बहुत ही बड़ी है जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। ठीक है, जब बहुत बड़ी आबादी डिपेंडेंट रहेगी तो श्योर है जो एवरेज लैंड होल्डिंग होगा बहुत कम हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के पिताजी के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन था। ओके, अब उसके 5 बेटे हो गए। अब उनके जब 5 बेटे हो गए तो सबके पास 2-2 हेक्टेयर ज़मीन हुआ। तो अभी क्या आ गए, अब ये तुम्हारे स्मॉल लैंड होल्डिंग में आ गए। पहले वो क्या थे, वो लार्ज लैंड होल्डिंग में थे। फिर इसके बाद से फिर और आगे, फिर बेटा बेटी, फिर बट गया। ठीक है, तो इस अंग से क्या हुआ कि अगर ये पॉपुलेशन, ये पूरा खानदान अगर 4-5 पुश्तों तक खेती पे ही निर्भर रह जाए तो फिर क्या होगा, बहुत मुश्किल है। ओके, इस खानदान का ग्रोथ हो पाना। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि इनमें से जो 5 थे भाई, ये 5 भाई में से 4-5 भाई या 4 भाई कम से कम क्या होते तो किसी और सेक्टर में काम करने लगते हैं। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा होता, कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहा होता, तो किसी एक भाई के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन पूरी होती, तो अभी भी वो लार्ज लैंड होल्डिंग में ही कैलकुलेट होता। तो अगर पोस्ट दर पोस्ट, ओके, जनरेशन टू जनरेशन अगर सब निर्भर रहने लगे किस पे, खेती पे ही, तो फिर खेती का विकास या खेतीहरों का विकास, किसानों का विकास संभव नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पॉपुलेशन को हम डाइवर्ट करें। ओके, उनकी डिपेंडेंसी को कम करें, एग्रीकल्चर से अदर सेक्टर्स में, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में उन्हें ले जाएं, नहीं तो फिर रूरल डेवलपमेंट लगभग असंभव जैसा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसका जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को रिवाइज करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या, वैश्वीकरण है क्या। ये देखो, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, तो इंटरैक्शन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटरैक्शन मतलब क्या हुआ, जब आप किसी से बात करते हो तो आप उससे इंटरैक्ट होते हो, बातचीत होना, कनेक्शन होना। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो गया, जुड़ जाना। आप आज जो कपड़े पहन रहे हो या आप आज जो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें चाइना से या दूसरे देशों से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो गए, आर्थिक रूप से जुड़ गए हुए हैं दुनिया के सभी देशों के साथ। आज आप जो ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारे ब्रांड्स में से मैक्सिमम ब्रांड होंगे कि फॉरेन कंपनीज़ होंगे। ठीक है, किसी और देश दुनिया में कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुरू हुए होंगे और आज आप उनसे जुड़ गए हो, उनके सामानों का इस्तेमाल आप सीधे रूप में कर रहे हो। आप अपनी इनकम का पैसा उनको दे रहे हो, कुछ चीज़ें आप भी उनको बेच रहे हो तो वो भी अपने इनकम का पैसा आपको दे रहे हैं। तो सब आपस में इंटीग्रेट हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था ही नहीं जुड़ी है, दुनिया की संस्कृतियाँ भी जुड़ी हैं, कल्चर्स भी जुड़े हैं, लोग भी जुड़ गए हैं। लोग जुड़ने में पारिवारिक संबंध भी दूर दूर तक अब हो चुके हैं। ठीक है, और ये ग्लोबलाइजेशन आया कैसे है, ये वैश्वीकरण आया कैसे है, तो इसके पीछे कारण है ट्रांसपोर्टेशन में ग्रोथ। ओके, जैसे कि एरोप्लेन आ गए, तो एरोप्लेन के आने से क्या हुआ, कनेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो गया, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीफोन सिस्टम, मोबाइल्स, ओके, 2G, 3G, 4G, 5G, तो ये सब चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ भी हमने क्या देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्रोथ करता गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है कि इनमें से कौन है चारों में से जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, पहला हमारा रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम कम करेंगे, यानी बाहर से कोई सामान हमारे अंदर आ रहा है, देश के अंदर आ रहा है, और हम उस सामान पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसको कम कर देंगे, तो बाहर के लोग और ज़्यादा हमें बेचेंगे, तो इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है, ये ग्लोबलाइजेशन में शामिल है।
इंपोर्ट लाइसेंस को ख़त्म करना, यानी कि हमारे यहाँ का कोई अगर व्यक्ति बाहर से कुछ सामान मंगा रहा है तो उसको सरकार कहती है पहले इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लेगा इंपोर्ट के लिए, तब वो बाहर से सामान यहाँ मंगवा पाएगा। तो अगर इस लाइसेंस को ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत ही आसानी से मंगवा पाएगा सामान। तो इससे भी क्या होगा, हमारा बाहर के देशों से कनेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे हर चीज़ मंगाने के लिए इंपोर्ट लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपोर्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना अलग बात हुआ, इंपोर्ट लाइसेंस लेना अलग बात हो गया। चलिए, फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई। एफडीआई का अगर फ्री फ्लो हुआ, ओके, यानी कि बाहर से पैसा फ्रीली आ रहा है बिना किसी रोक टोक के, तो ये भी क्या हुआ, बाहर से हमारा कनेक्शन बढ़ा रहा है। तो ये भी क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। पब्लिक सेक्टर इक्विटी यानी कि सरकारी कंपनियों का जो शेयर होता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना, उसको बेचना। तो सरकारी कंपनियों के शेयर को बेचने का संबंध कोई डायरेक्ट रूप से विदेशों से तो नहीं है। कोई सरकारी कंपनी है, उसको सरकार बेच रही है, कोई दूसरी सरकारी कंपनी खरीद लेगी या कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी खरीद लेगा, इसका कोई संबंध बाहर के देशों के साथ नहीं है। ठीक है, इसका संबंध दुनिया के साथ नहीं है, इसका संबंध वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या है, तो इंक्लूड नहीं है ग्लोबलाइजेशन में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी जो टॉपिक है लगभग बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही संबंधित है कि इसी में फॉरेन ट्रेड वगैरह है। ओके, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स से बाहर की भी दुनिया है, इसलिए अलग से ही इस टॉपिक को भी पढ़ना चाहिए। तो फिर भी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़, इकोनॉमी के एंगल से कैसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ गई है, इसे पढ़ना समझना ज़रूरी है। लेकिन मैंने बताया कि केवल इकोनॉमीज़ ही नहीं, संस्कृतियाँ भी आपस में जुड़ गई हैं, लोग भी जुड़ गए हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू इंडिया ड्यूरिंग। प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA 2002। 2002 में ये एक्ट बना, लेकिन ये एक्ट जो है लागू हुआ, इसको नोटिफाई किया गया 2005 में। इस एक्ट के रूल्स वगैरह भी बने। जब भी कोई पार्लियामेंट्री एक्ट बनता है तो फिर उस एक्ट को लागू करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह भी बनते हैं। ये रूल्स जनरली कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ही बनाती है। रूल्स संसद से यानी पार्लियामेंट से पास होने ज़रूरी नहीं होते हैं। पार्लियामेंट से केवल एक्ट पास होता है, फिर उस एक्ट के बेस पे उस एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनते हैं। क्योंकि एक्ट एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है, तो उस फ्रेमवर्क की और डिटेलिंग करनी पड़ती है। तो डिटेलिंग कहाँ रहती है, रूल्स में रहती है। ठीक है, तो रूल्स 2005 तक बने, इसलिए एक्ट को भी 2005 में जाकर नोटिफाई किया गया। तो यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि इंडिया में कब आया ये प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट। तो अब देखो ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ने काम को काफ़ी आसान कर दिया। अगर आपको 2005 नहीं भी मालूम हो, आपको ये मालूम हो PMLA एक्ट 2002 है, तो आप जो है यहाँ पर 2005 का जो ऑप्शन है ये आपके हिसाब से सही हो जाना चाहिए। ओके, नहीं भी मालूम है तो भी, तो आंसर डी हमारा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन एक देकर कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, फिर भी कोई बात नहीं। हम यहाँ समझते हैं कि ये एक्ट क्या है। ओके, तो ये एक्ट जो है वो क्या करता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको ये इन्फोर्स करता है ये एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा अर्थ हुआ कि ब्लैक मनी या वैसे मनी जो इलीगल सोर्स से कमाए गए हैं, जिनको आप डर्टी मनी भी कह सकते हो, तो ब्लैक मनी या डर्टी मनी को ऐसे दिखाना कि ये वाइट मनी है। जैसे किसी के पास अगर ब्लैक मनी है तो उसने उस ब्लैक मनी को क्या किया, 50 लोगों को दे दिया, 50 लोगों के बैंक में अकाउंट में रखवा दिया, फिर 50 लोगों के बैंक अकाउंट से इधर उधर 10 जगह ट्रांजैक्शन करवा के फिर घुमा फिरा के उस पैसे को अपने पास वापस बुला लिया। किसी ने अगर ऐसा कोई प्रोसेस किया है तो उस व्यक्ति के पास जो पैसा आया है वो क्या लगेगा कि इतने सारे लोगों ने उस व्यक्ति को उस पैसा दिया है, सब ने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन किया है, तो वो पैसा लगेगा कि वाइट सोर्स से आ रहा है। जैसे आपके पास अगर 50,000 रुपये किसी के पास अगर ब्लैक मनी है, उसने इसको 1000 लोगों में बांट दिया 50-50 रुपये का। अभी 50-50 रुपये जो है घूमते फिरते फिर उस आदमी के पास आ गया, तो उस आदमी के पास वो पैसा कहाँ से आया कोई पूछता है,
तो बताया इतने सारे लोगों ने हमें डोनेट किया है। ओके, वो दिखेगा 50 रुपीज़ का डोनेशन। तो ये जो बैंक ट्रांजैक्शन होने के कारण लगता है कि ये वाइट है, क्योंकि ब्लैक मनी का कोई ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ब्लैक मनी को या डर्टी मनी को वाइट करने का। तो डर्टी मनी या ब्लैक मनी को वाइट करने का अर्थ क्या हुआ, उसकी सफाई करनी, एक तरह से कह सकते हैं। तो लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या होता है, सफाई करना। आपने लॉन्ड्री नाम तो सुना ही होगा, लॉन्ड्री। ओके, जब भी कपड़े गंदे तो हम लॉन्ड्री को देते हैं सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मनी की सफाई हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो इस लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है, डर्टी मनी या ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए, इस पूरे चैनल को ट्रेस करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट को लागू करने का काम करती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लगातार न्यूज़ में ये एजेंसी रहती है आजकल, पिछले 3-4 सालों से लगातार ही न्यूज़ में आप सुनते होंगे ईडी ने अरेस्ट किया वगैरह वगैरह। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब सवाल आता है कि ये भी क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन लगभग पब्लिक फिनांस से है, क्योंकि पब्लिक फिनांस में फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सरकार कैसे फिनांस को एडमिनिस्टर करती है। तो पब्लिक फिनांस में हम केवल गवर्नमेंट का जो रोल है इकॉनमी में उतना ही भर नहीं पढ़ते, ऐसे लगभग यही है। पब्लिक फिनांस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकॉनमी। लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल है इकॉनमी में वो केवल बजट बनाना नहीं है, केवल गवर्नमेंट बजट बना दे यही उनका काम नहीं होता। गवर्नमेंट का काम ये भी है कि वेल्थ और इनकम का सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो देश के अंदर, देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ डिज़ायरेबल है, जो चीज़ इच्छित है वो हो, और जो चीज़ अनडिज़ायरेबल हो उसको सरकार रोके। तो ब्लैक मनी जनरेट होना, डर्टी मनी जनरेट होना, मनी लॉन्ड्रिंग होना, ये सब अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, इनको रोकना भी सरकार का काम है। तो सरकार का इकॉनमी में जो भी रोल है वो सब हम लोग पब्लिक फिनांस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पब्लिक फिनांस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ासकर जब आप लोग सरकारी एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो सरकारी यानी पब्लिक फिनांस, सरकारी फिनांस कैसे होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमने बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा गवर्नमेंट और भी क्या क्या काम करती रहती है, गवर्नमेंट की एक्टिविटी क्या है इकॉनमी में, उसको डिटेल में पढ़ना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा मैं मानता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से भी उठाया गया होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग लगातार न्यूज़ में रहता है। ओके, तो वहाँ से भी उठाया गया है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर, केवल कोई मैगजीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर। ट्रिम्स का अर्थ क्या होता है। ट्रिम्स का अर्थ है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या है ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखो, ये जो ट्रिम्स हैं ये बेसिकली WTO की कुछ खास प्रोविजंस हैं। WTO का काम क्या है कि दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, खासकर जो फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इस व्यापार को फैसिलिटेट करना, मतलब ये व्यापार दुनिया भर में ढंग से हो पाए, कोई देश किसी दूसरे देश को व्यापार करने से रोके नहीं, वो अपना सामान बेचे लेकिन उसके यहाँ जबकि सामान बेचने जाए तो रोक दे। ठीक है, यानी कि कोई तरह का भेदभाव ना हो देशों के बीच में, एक देश दूसरे देश को रिस्ट्रिक्ट ना करें, खासकर जो भी WTO के मेंबर्स हैं। ओके, फॉरेन ट्रेड में कोई किसी का फ़ायदा ना उठाए, गलत फ़ायदा ना उठाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही WTO एजेंसी के रूप में है, जो UN की एजेंसी है। अब ट्रिम्स का जो प्रोविज़न है WTO का, उसमें क्या है कि यहाँ पे ये कहती है WTO कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो WTO के मेंबर हैं, उन्हें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, उन्हें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स अपनाने नहीं चाहिए जिससे क्या हो, ट्रेड डिस्टॉर्ट हो, जिससे व्यापार क्या हो, डिस्टर्ब हो। ओके, फिर से सुनना ध्यान से कि WTO ट्रिम्स के प्रोविजंस में क्या कहती है कि जो भी WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स अपना नहीं लें, ओके, या उन्हें नहीं अपनाना चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट मेजर्स जिससे कि ट्रेड क्या हो, डिस्टॉर्ट हो, ट्रेड क्या हो, रिस्ट्रिक्ट हो, जिससे ट्रेड को परेशानी हो, ऐसा कुछ किसी देश को नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट मेजर्स में। तो क्या करती है कोई देश ऐसा, उसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे किसी देश ने कह दिया
कि जैसे कि इंडिया कहती है कि हमारा जो रिटेल सेक्टर है, अगर आपको इसमें आकर इन्वेस्ट करना होगा, ओके, तो आपको इंडिया के जो लोग हैं उनसे ही सामान खरीद के सामान बनाने होंगे, यानी कि आपको लोकल प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। कोई बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में आती है, रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, तो मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप रिटेल सेक्टर में आपको हम तभी इन्वेस्ट करने देंगे जब आप भारत के ही किसानों से चावल, गेहूँ, दाल खरीदो और उसको बेचो, या आप भारत के ही फैक्ट्री से कपड़े खरीदो, उसको बेचो। बाहर से कपड़े लाओगे, बाहर से चावल, दाल, गेहूँ लाओगे, उसको बेचने नहीं देंगे, तो वो कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करने से थोड़ा उसको प्रॉब्लम होगी, ओके, यानी वो बाहर से कुछ मंगवा नहीं पाएगी, तो बाहर के से कोई देश इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होता है कि जो एक बाहरी कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, अब वो बाहर से ही कुछ ट्रेड नहीं कर सकती, तो इससे फॉरेन ट्रेड डिस्टर्ब हुआ, रेस्ट्रिक्ट हुआ। तो इस तरह की मेजर्स कोई देश ना ले, उसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ही ये ट्रिम्स के प्रोविजंस हैं, ठीक है। ऐसे इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है कि इसको अपनाया जाए, नहीं अपनाया जाए, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कहा जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो, यानी बाहर का कोई देश, अगर बाहर के देश का कोई इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या करे, अपनी टेक्नोलॉजी भी यहाँ की कंपनीज़ को दे, ओके, यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को वो बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध कराएं, ये कंडीशन डाल देते हैं। तो इन सब कंडीशन से क्या होता है कि बाहर के इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं इंडिया में, एक तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ओके। तो इस तरह के कंडीशंस को रोकने की कोशिश करता है कौन, ट्रिम्स, ठीक है। चलो, तो ट्रिम्स का जो प्रोविज़न था ये 1995 में इफेक्ट में आ गया था, और जो भी WTO मेंबर्स हैं वो सब ट्रिम्स के भी लगभग को भी एग्री करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो फॉरेन ट्रेड से लिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। नीति आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आई, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आती है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है कि नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के बदले में इंडिया में आई, और प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन जो है वो नेहरू जी का जो सोशलिज्म था उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉलमार्क था, ओके। नेहरूवियन सोशलिज्म का एक बहुत ही बड़ा पहचान था प्लानिंग कमीशन, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने फाइनली एंड किया। और प्लानिंग कमीशन जस्ट एक पॉलिसी थिंक टैंक है, सॉरी, नीति आयोग जस्ट एक पॉलिसी थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन केवल थिंक टैंक नहीं था, प्लानिंग कमीशन के हाथ में बहुत कुछ कंट्रोल था, उसके फाइनेंशियल रोल थे, वो स्कीम्स भी बनाता था, स्कीम्स में पैसे भी एलोकेट कर सकता था, और कई बार राज्यों पे वो स्कीम थोप भी सकता था। लेकिन जो नीति आयोग है केवल गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बना के देता है, ताकि गवर्नमेंट जो है उस पॉलिसी की दिशा में फिर आगे बढ़ सके। नीति आयोग जो पॉलिसी बनाता है वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना मजबूरी नहीं होता, ओके। तो नीति आयोग जनरली क्या है, तो 3 ईयर का एक्शन प्लान बनाता है, 7 ईयर का स्ट्रैटेजी पेपर बनाता है, 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट भी नीति आयोग ने बनाया है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑब्लिगेटरी नहीं है गवर्नमेंट पे, क्योंकि कैबिनेट ने कभी इसको पास नहीं किया। कोई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जैसा बॉडी जो पहले प्लानिंग कमीशन के 5 साल के प्रोग्राम को, 5 ईयर प्रोग्राम को एक्सेप्ट करती थी, को अप्रूव करती थी। ध्यान होना चाहिए कि 5 ईयर प्रोग्राम को अप्रूव कौन करती थी, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वैसा कुछ भी नीति आयोग के 7 ईयर स्ट्रैटेजी पेपर या 3 ईयर एक्शन प्लान या 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट के साथ नहीं होता, ठीक है। तो नीति आयोग के आने से, प्लानिंग कमीशन के जाने से जो लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, वो भी 2012-17 ये लास्ट ही था। इसके बाद से 5 ईयर प्लानिंग भी बंद हो गई। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री से लिए जाते हैं। इसके अलावा नीति आयोग करंट अफेयर्स में भी हमेशा रहता है, सो दोनों ही चीज़ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट है इस वीडियो का, बेस ईयर ऑफ द ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI हैज़ बीन चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004-5 टू। WPI का बेस ईयर जो है 2004-5 से चेंज करके क्या कर दिया गया, ओके। तो WPI का बेस ईयर अभी जो है वो 11-12 है, पहले 2004-5 थी, अब 11-12 है। शायद ये 2017 में ही चेंज हुआ था, ओके। WPI क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन समझते होगे आप लोग, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, ओके।
तो इन्फ्लेशन को मापने के बहुत सारे तरीके हैं, CPI है, WPI है, ओके, डिफ्लेटर है, जिसको हम GDP डिफ्लेटर भी कहते हैं, ऐसी एक दो और चीज़ भी हैं। CPI में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, ओके। CPI कंबाइंड होता है, रूरल होता है, अर्बन होता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, तो CPI में भी काफ़ी वैरायटी होती है, ओके। कभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब इन्फ्लेशन टॉपिक को पढ़ा जाएगा डिटेल में। आपने पढ़ा हो तो इन्फ्लेशन टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ओके। चलो, तो WPI मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस। WPI जो है प्राइसेस में जो चेंज होता है उसको मेजर करती है, कहाँ पे? होलसेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट के प्राइस में जो चेंज होता है उसको WPI मेजर करती है। जैसे कि होलसेल मार्केट में क्या एक्सचेंज होता है? गुड्स। ध्यान रखना, होलसेल मार्केट में कभी भी सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होते। आपने कभी सुना नहीं होगा कि डॉक्टर्स का ये होलसेल मार्केट है, या टीचर्स का ये होलसेल मार्केट है, ओके, या बैंकिंग का ये होलसेल मार्केट है। तो होलसेल मार्केट में केवल गुड्स ही एक्सचेंज होते हैं, कि गुड्स का ही मार्केटिंग होता है, गुड्स ही वहाँ पर बेचे खरीदे जाते हैं। तो होलसेल मार्केट का जो इंडेक्स है WPI, जो बताता है कि होलसेल मार्केट में प्राइस में कितना चेंज हुआ, ये WPI सर्विस के प्राइस में कितना चेंज हुआ वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो WPI क्या बताता है कि होलसेल मार्केट में प्राइस में कितना चेंज हुआ, ओके। ये केवल गुड्स के ही केस में काम कर आता है, सर्विसेज केस में ये काम नहीं आता। यानी सर्विस के फील्ड में कितना प्राइस में चेंज हुआ वो WPI से मालूम नहीं चलेगा। उसके लिए फिर CPI जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए भी का भी डेटा इसमें इंक्लूडेड होता है, ओके। चलिए, CPI क्या हुआ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर चूँकि सर्विस भी कंज्यूम करता है, गुड्स भी कंज्यूम करता है, तो CPI लेवल पे दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन होलसेल मार्केट में केवल गुड्स ट्रेड होते हैं, ये ध्यान रखना, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। चलो, तो इसका जो करंट बेस ईयर है 2011-12 है, ओके। और ये जो है मंथली पब्लिश होता है WPI। DPIIT के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो यही DPIIT हर महीने WPI के डेटा को पब्लिश करती है। तो ये जो क्वेश्चन है इन्फ्लेशन के टॉपिक से लिया गया है। ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आप रिवाइज कर लोगे। तो फिर हम देख रहे हैं ओवरऑल बिग टॉपिक हमारे लगभग वही सब है। करंट अफेयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको तो रिवाइज करके ही जाना है। बाकी सब जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन्हें भी जो भी आपने पढ़ा हो सब रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।